हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट का जो टॉपिक है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और पार्लियामेंट का आपको पता है चैप्टर है जो काफ़ी बड़ा है। आप लोगों तो फिर भी इतने लेक्चर लेके मतलब पार्लियामेंट है जो पूरी पूरी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी डिटेल में करवाई जा रही है, परंतु जिस टाइम पे हम लोग पढ़े थे तो उस टाइम पे मतलब पार्लियामेंट को जो है एक क्लास में ही मतलब टीचर्स ने एक क्लास में ही ख़त्म करवा दिया था और इसमें कुछ चीज़ें बताई थी। उसके बाद बोले थे कि इनको पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो मतलब ये कि यहाँ पर फिर भी आप लोगों को इतने ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको बता रहे हैं। देखिए, दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवाल। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हो, और हो सकता है आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आदतों का मतलब है कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो वही सारी आदतें होती है हमारी जिसके आधार पर हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें पार्लियामेंट में ही हम लोग आज कवर करेंगे डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, यानी कि इसके जो डिवाइसेस हैं, कि किस तरीके से ये कार्य करता है, मतलब संसदीय जो कार्यवाही चलती है उसके जो साधन हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की पार्लियामेंट के अंदर जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो कब कब होती है और कौन से आर्टिकल के तहत होती है। जैसे कि पहले हम बात करते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की। यहाँ पर ये जो डिवाइसेस हैं ये किस तरीके से हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे सदन चल रही होती है, सदन कार्य कर रही होती है, तो हम कई बार उसमें कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं और कुछ टाइम पीरियड दिया होता है। जैसे कल मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो देखा होगा आप लोगों ने कि एक फिगर बनाया था जिसे मैंने बताया था कि सुबह 11 बजे अगर हमारा सेशन स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक चलता है, तो उसमें पहला घंटा मतलब जो होता है क्वेश्चन आवर का होता है, उसके बाद फिर जीरो आवर होता है, फिर उसके बाद लंच चलता है। मतलब इसको दो भागों में डिवाइड करता था, एक प्री लंच में और एक पोस्ट लंच में। तो उसके आधार पर इन सब जो कार्यवाही चलती है उसके आधार पर इन सभी चीज़ों को देखते हैं कि मतलब किस तरीके से कार्यवाही चलती है। फिर बात करते हैं दूसरा, इन्होंने हम लोगों ने कहा था देखेंगे कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ दी पार्लियामेंट की पार्लियामेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग क्यों बैठती है, किस कारण से बैठती है और कौन से आर्टिकल के तहत बैठती है। मतलब आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 108 के तहत बैठती है। तो इसमें किस व्यक्ति को अधिकार दिया गया, कौन व्यक्ति इसको बुला सकता है और बुलाने के बाद कौन व्यक्ति इसका अध्यक्षता करता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जैसे कि आप लोगों ने ये देखा होगा, मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम होता है, सबसे पहला टाइम होता है इसमें क्वेश्चन आवर का, यानी क्वेश्चन आवर जो होता है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसमें जो कीप द गवर्नमेंट इन चेक्स रिप्रेजेंट पीपल, मतलब जो इस गवर्नमेंट हो जो होती है, मतलब ये जो पीपल होते हैं, मतलब विपक्ष जो होती है, उसमें कई तरीके के ये है जो क्वेश्चन पूछते हैं। ये पहला पहला घंटा ही जो होता है, मतलब पहला पहला आर जो होता है वो क्वेश्चन आर का होता है, जिसमें क्वेश्चंस को पुट करा जाता है किस तरीके से कार्य किए गए हैं। मतलब विपक्ष के द्वारा सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी सरकार उस समय सदन में चल रही होती है, तो उसमें विपक्ष के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आधार पर जो है मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जो है वो उत्तर देते हैं, और उत्तर देने के आधार पर ही मतलब उनको जब सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो उसके आधार पर जैसे जैसे क्वेश्चन वो आगे लोग पूछते रहते हैं। उसके बाद फिर जो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आ रहे जीरो आवर का टाइम होता है, इसमें जो प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया है नियम में, मतलब शून्यकाल का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें रिप्रेजेंट पीपल को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कहा जाए एक तरह से, अगर इसमें कहते हैं कि ये एक तरीके से अनौपचारिक साधन है जिसमें जो संसद है वो सदस्य बिना पूर्व सूचना के, मतलब इसमें बिना कोई सूचना के दिए क्वेश्चन को जो पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी मामला उठा सकते हैं। और ये जो शून्यकाल वाला जो जीरो आवर वाला सेशन होता है ये जस्ट क्वेश्चन आवर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब 11 से 12 का ये है और 12 से 1 का बीच का टाइम जो है जीरो आवर वाला सेशन होता है। और उसके तुरंत होने के बाद मतलब इसमें नियमित कार्य के जो इस सदन का जो नियमित कार्यकाल चल रहा है यानी काम, उसमें जो कार्य होता है उसके साथ ही कार्य करने लगता है। मतलब प्रश्नकाल को अगर देखें दूसरे शब्दों में, अगर हम कहते हैं कि प्रश्नकाल और जो कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है। मतलब एक तो वो जो समय चल रहा होता है प्रश्नकाल का, और दूसरा उसके तहत जो कार्य मतलब कार्य करने के लिए जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं उनके बीच का जो एक समय है वो शून्यकाल है। और इसमें देखा, और सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो जीरो आवर वाला सेशन है इसको हम लोगों ने कहीं से भी मतलब किसी भी देश की कंट्री के संविधान से हम लोगों ने इसको नहीं लिया है, मतलब कहीं से हम लोगों ने कॉपी नहीं कराया कि हम लोगों ने वहाँ से ले लिया है। ये जो जीरो आवर का सेशन है ये खुद एक भारत की देन है, यानी कि भारत की देन है जिसको हम लोगों ने पहचाना था सन 1962 से। हम लोग जो है इस पर वर्क करें, बाकी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद वाला पोर्शन होता है ये लंच वाला पोर्शन होता है जिसको प्री लंच कहा गया था। मतलब लंच वाला 12 से 1 बजे तक का जो पीरियड है,
मतलब 1 से 2 बजे तक का बीच का लंच होता है, और लंच के पहले का जो टाइम होता है इसको प्री लंच कहा जाता है, और लंच के जो बाद वाला टाइम होता है इसको पोस्ट लंच कहा जाता है, जिसमें 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कार्रवाई चलती है। परंतु देखिए इसमें दो चीज़ें बढ़ जाती है, इसमें गवर्नमेंट बिजनेस और लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मतलब 2 बजे से अगर जो 6 बजे तक चलता है सेशन, वो सेशन तो चलता है आपका लोकसभा का, और 3 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का सेशन चलता है वो चलता है आपका राज्यसभा का। मतलब राज्यसभा का सेशन के अनुसार इसमें जो में लॉज बनाए जाते हैं या बजट वगैरह है वो पास किया जाता है। मतलब इसके आधार पर मतलब जो है राज्यसभा का सेशन जो है वो 1 घंटे पहले जो है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वेश्चन आर की यह है कि प्रश्नकाल है संसद का, मतलब पहला प्रश्न जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। इसमें नए नए तरीके से जो है वो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और इसमें मंत्री जो है वो क्वेश्चन देने के लिए खड़े होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो मौखिक दिए जाते हैं उनका रूप में। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो विपक्ष वाला है, वो किसी पक्ष वाले नेता से क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कोई भी कि इस कार्य को आपने करने के लिए कहा था परंतु ये कार्य है जो पूरा नहीं करवा, तो उसके आधार पर जो वहाँ के पर्सन होंगे उनके आधार पर ये जो प्रश्न है वो लिखित में ना देकर इसके सभी के सभी मौखिक में देते हैं। मतलब मौखिक में उन सभी का जवाब जो है वो मांगा जाता है। नेक्स्ट है जीरो आर के, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया है, जीरो आर वही होता है जो शून्यकाल होता है। शून्यकाल का उल्लेख जो है वो मतलब प्रक्रिया के नियमों में जैसे प्रश्नकाल की तरह ही इसका नियमों में शून्यकाल का उल्लेख किया गया। मतलब ये एक अनौपचारिक साधन, मतलब ये जो है वो संसद सदस्य के मतलब इसकी जो जीरो आर वाला सेशन होता है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसको पहले से बताया नहीं जाता। मतलब ये अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब जिसमें संसद सदस्यों को बिना पहले कोई सूचना के मामले उठा सकते हैं। मतलब उनको बिना कोई सूचना दिए इसमें जो मामला उठा लिया जाता है। मतलब बिना कुछ कहे या बिना कुछ कहने के आधार पर इसमें जो है वो देख लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अगर बात करा जाए तो इसको एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है औचित्य प्रश्न। अब ये औचित्य प्रश्न वो होते हैं जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि जब सदन है कार्य कर रहा है, मतलब सदन संचालन के साधन नियमों का पालन नहीं करता, मतलब मान लीजिए सदन चल रहा है और उसके द्वारा कोई नियम रूल रेगुलेशन दिए गए उनका पालन नहीं करता है, तो एक सदस्य जो है वो औचित्य प्रश्न के माध्यम से यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से उसे सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ध्यान आकर्षित करने का मतलब अगर मान लीजिए वो ध्यान में नहीं रहते, उनका कार्य करने के ध्यान में रहते, तो उस आधार पर वो एक तरीके से ऐसा कार्य करता है, मतलब इसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के व्यू से कि उन सभी का ध्यान जो अपने और आकर्षित कर सकता है। और इसमें सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो विपक्षी सदस्य जो होता है, विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। मतलब ये जो है एक पक्ष वाली सरकार के द्वारा नहीं उठाया, विपक्ष वाली सरकार के द्वारा नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक कहा जाता है एक असाधारण युक्ति है, क्योंकि ये सदन की कार्यवाही को क्या कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। और अगर इसमें देखा जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्यू में अगर देखा जाए तो ये है कि किसी तरीके की बहस की अनुमति नहीं, मतलब इसमें जब वो मुद्दा उठाया तो इसमें किसी तरीके की बहस की अनुमति नहीं, मतलब इसमें बहस नहीं कर, जैसे कि और में जैसे कि हम क्वेश्चन आर होता है या जीरो आर होता है उसमें हम लोग बहस कर सकते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के आधार पर। तो परंतु इस वाले में पॉइंट ऑफ ऑर्डर वाले व्यू में हम लोग किसी प्रकार की इनसे बहस वगैरह है जो वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म डिस्कशन। शॉर्ट टर्म डिस्कशन के नाम से आपको नाम से ही जा रहा होता है, मतलब एक अल्पकाल के लिए चर्चा। मतलब इसे अल्पकाल के लिए चर्चा का मतलब इसको 2 घंटे की चर्चा के रूप में जाना, मतलब ये जो चर्चा होती है वो 2 घंटे की चर्चा की बहस भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक समय अधिक टाइम है वो नहीं लगता है, जिसमें जो संसद सदस्य है किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व को मामले को मतलब बहस के लिए रख सकती है। और बहस का करने का मतलब सार्वजनिक मामले का मतलब है जैसे कि मान लीजिए किसी से कोई एग्जांपल के तौर पर देते, मान लीजिए कोई कानून या अधिनियम बनाया, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें लिख ली हैं, या फिर आपके लेबर से रिलेटेड लिख ली हैं, या फिर देश के डिफेंस से रिलेटेड मतलब कुछ बातें, तो मतलब इस आधार पर कोई ऐसी बहस जो सार्वजनिक महत्व के या कोई नई स्कीम लॉन्च की जा रही तो उसके आधार पर कर सकता है। और ये अध्यक्ष जो एक सप्ताह में इस बहस के लिए कम से कम 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। मतलब ये है कि सप्ताह में जैसे मान लिया 7 दिन है तो मतलब वो कहेगा कि कम से कम 3 दिन 2 घंटे, यानी कि 3 दिन 2 घंटे मतलब 2-2 घंटे की बहस चलेगी 3 दिन तक, बस उस आधार पर यह जो कार्य कर सकता है। और आपको पता है 2 घंटे का समय लगता है, और 2 घंटे का मतलब 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता। और ये जो कार्य होते हैं वो एक सार्वजनिक महत्व के उद्देश्य के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कोई स्कीम निकालनी, जैसे कि स्कीम का मतलब भी मान लीजिए कि आप लोगों के लिए देखते हैं जैसे यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए, तो उसके आधार पर डिस्कस कर सकते हैं। मतलब जो भी है कि जो एक कमज़ोर वर्ग के तबके के बच्चे होते हैं जिनके एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके आधार पर इनको भी जो है वो शामिल किया जा सकता है, मतलब इनको भी एजुकेशन के बारे में बताया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन, मतलब एक आधे घंटे की चर्चा जिसे कहते हैं। और ये जो चर्चा भी होती है ये लोक महत्व के उद्देश्य से का चर्चा की जाती है, मतलब है कि लोक महत्व के जो भी मामले हैं उनको देखा जा सकता है। और ये भी चर्चा जो है कि 3 दिन निर्धारित कर सकते हैं, मतलब एक बहस के लिए 3 दिन निर्धारित कर सकते हैं। इसमें इसके लिए सदन में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता, मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई औपचारिक ना तो प्रस्ताव लाया जाता है ना कोई मतदान होता है। इसको आधे घंटे की चर्चा के रूप में भी इसको जाना जाता है। और ये चर्चा भी देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिस्कशन का मतलब है कि टाइम पीरियड नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म डिस्कशन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करने वाले हैं, ध्यान से समझना कि जहाँ पर शॉर्ट टर्म डिस्कशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर बात कर रहा है 2 घंटे की, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं, 2 घंटे में चर्चा खत्म हो जाएगी और 3 दिन तक चलेगी, मतलब हफ्ते में 3 दिन। और यहाँ पर हाफ एन आवर डिस्कशन करें मतलब आधे घंटे की चर्चा रहेगी और वो भी चलेगी कितने, 3 दिन तक चलेगा। आधे घंटे की चर्चा अगर 3 दिन तक चलेगी मतलब यानी कि अगर बात करते हैं तो कम से कम किसी भी टॉपिक पर 1.5 घंटे तक चर्चा चलेगी। जैसे आधा घंटा आज हो गया, आधा घंटा कल हो गया और आधा घंटा नेक्स्ट डे हो गया, मतलब इस तरीके से अगर बात करते हो तो 1.5 घंटे की चर्चा जो हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका जिसको बारे में बात करते हैं ये आपका स्पेशल मेंशन, मतलब स्पेशल मेंशन की अगर बात करते हैं तो ये एक विशेष उल्लेख होता है। और विशेष उल्लेख का मतलब ये होता है कि मतलब ये एक ऐसा वो होता है जिसको मतलब स्पेशल मेंशन कहते हैं कि इसके पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है इससे बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब इसमें एक औचित्य प्रश्न नहीं, मतलब इसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। और जो हमारे जो प्रश्नकाल के दौरान तो इसे मतलब जो हमारा प्रश्नकाल चल रहा होता है तो इसमें हमें दौरान नहीं होता, परंतु जब हमारी जो आधे घंटे की बहस होती है यानी कि हाफ एन आवर जो डिस्कशन होती है आधे घंटे में जिसमें कई सारे मामले शामिल होते हैं, मतलब इसे विशेष उल्लेख के साथ राज्यसभा में उठाया जाता है। और राज्यसभा में मतलब पहले जो मुद्दा उठाया जाता है ये राज्यसभा में उठाया जाता है, उसके अनुसार लोकसभा का जो नियम होता है 3 सदस्य इसे नोटिस करता है, मतलब लोकसभा में राज्यसभा में उठाने के बाद इसको फिर लोकसभा के अंदर भेजा जाता है, तो उस आधार पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प। संकल्प देखिए ये संकल्प रिजोल्यूशन जो पास किया जाता है यानी कि जो संकल्प प्रस्तावित किया जाए ये भी कहीं ना कहीं लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान जो है वो भटकाने के लिए मतलब ध्यान एकत्रित मतलब ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और ये कोई भी सदस्य जो है मतलब करने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। और क्या बात करें तो किसी समय द्वारा मतलब प्रस्तावित संकल्प या इस संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता, मतलब जब तक उसकी अनुमति नहीं मिल जाएगी उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और इसी आधार पर इसको जो लाने का जो पर्सन है वो 3 आधारों पर इसको लाया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम संकारी संकल्प के आधार पर अगर बात करते हैं तो संकारी संकल्प की अगर बात करते हैं जैसे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है मतलब ये जो है वो मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। और इसे मंडे टू थर्सडे के आधार पर मतलब सोमवार से लेकर गुरुवार तक के आधार पर इसको लाया जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो एक रिजोल्यूशन होता है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो जो है मंडे टू थर्सडे लाया जाता है और ये किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट होता है सांविधिक संकल्प। सांविधिक संकल्प का मतलब स्टैच्यूटरी कहा जाता है जिसे इसे या तो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जाता है या किसी मंत्री द्वारा भी लाया जाता है। मतलब एक ऐसा सदस्य मतलब जो सरकारी नहीं है मतलब प्राइवेट पर्सन है उसके द्वारा लाया जाता है या किसी मंत्री द्वारा भी लाया जा सकता है। और इसको जो ऐसा मतलब इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के जो उपबंध शामिल होते हैं या उसके जो अधिनियम होते हैं उनके तहत लाया जाता है, मतलब उसके संविधान के द्वारा जो बनाए गए उपबंध है अधिनियम है कानून है मतलब उनके आधार पर इसको लाया जाता है। और नेक्स्ट आता है गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंटल पर्सन है उनके द्वारा जो संकल्प पारित होता था। और यह जो है यह संकल्प जो है गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जाता है। मतलब इस पर जो बहस होती है किसी वैकल्पिक शुक्रवार या दोपहर के बाद मतलब मंडे टू थर्सडे की जो बहस होगी वो तो इस पे हो गई आपका। और इसके आधार पर जो गैर सरकारी वाले बहस होती है वो या तो फ्राइडे को होगी और फ्राइडे को अगर नहीं होती है तो दोपहर बाद मतलब किसी भी जो दोपहर के बाद की बैठक होती है उसके आधार पर मतलब शुक्रवार एवं दोपहर बाद बैठक की जाती है। शुक्रवार को या दोपहर बाद के जो दोपहर के बाद है मतलब जो पोस्ट लंच वाला सेशन है उसके आधार पर इसमें जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, मतलब इसके आधार पर डिस्कशन लाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट की अगर हम बातें करते हैं तो यूथ पार्लियामेंट ये है कि जो युवा संसद की योजना जो है वो चौथे अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी।
और चौथे भारतीय विप सम्मेलन आप लोगों को पता है, जिसमें युवा पीढ़ी को जो संसद की मतलब जो नई जनरेशन है उसको संसद की जो कार्यवाही है उसके बारे में उसको जागृत करना था, और मतलब उनके जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसमें अनुशासन और उससे संबंधित जो बातें हैं उनसे परिचित करवाना था। और दूसरा ये है कि लोकतंत्र के आधार मूल्य को समझाता है, कहीं ना कहीं उन लोकतांत्रिक संस्थानों और कार्यों को सही जानकारी ताकि मिल सके। और आगे हो सकता है कि वो ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट के आधार पर अगर देखा जाए तो वो संसद में या फिर जो पॉलिटिक्स वगैरह उसमें रुचि लें और कहीं ना कहीं अपने आधार पर कार्य करें कि मैं मतलब एक नई जनरेशन जो है वो युवा सांसद जो है उसके आधार पर अगर वो कार्य करती तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो वो अच्छी होने लगेंगी, या डिसीजन लेने की पावर है जो बढ़ जाएगी। मतलब दूसरा है कि जो जिन पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते या किसी सोच विचार के मतलब नई जनरेशन के आधार पर ये कहते हैं कि उनको सभी चीज़ों से मतलब जितनी भी कार्रवाई हो रही है उनसे सभी चीज़ों से उनको जो है अवगत कराना, मतलब उनसे सभी चीज़ों के आधार पर उनके बारे में उनसे बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि यही बताया था मैंने आपको एक पोस्ट प्री लंच और पोस्ट लंच वाला जो बताया था कि इसमें यही कंसेप्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से कौन कौन से टाइम पीरियड में कब कब कार्य किया जाता है, कौन सा आर क्वेश्चन आर रहता है, फिर 0 आर रहता है, फिर 1 से लेकर 2 बजे का जो है लंच पीरियड रहता है, फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी कार्य होता है, मतलब गवर्नमेंट बिजनेस से और लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में बात करते हैं, और राज्यसभा के अंदर का बात करते हैं तो मेक लॉ या बजट पास को बात करने, मतलब इस आधार से 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपके पास जो है वो शेड्यूल तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सेंसर मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, तो हम लोग जब देखेंगे इसे थोड़ा आगे से चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए सेंसर मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन का वहाँ पर हम लोग आगे मैंने इसके बारे में बता रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसको रेफरेंस कर बता दिया है, परंतु इसके बारे में आगे बताया नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आर के बारे में ही सबसे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन आर के जैसे कि हमारा क्या है, क्वेश्चन आर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसमें प्रश्नकाल होता है, परंतु इस प्रश्नकाल के अंदर भी जो है वो हमें कहीं ना कहीं जो प्रश्न वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि पहला आता है स्टार्ट प्रश्न, और दूसरा आता है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन, और तीसरा आता है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मतलब स्टार्ट क्वेश्चन को बोला जाता है कि तारांकित प्रश्न, और दूसरे को होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन बोला जाता है, और तीसरा बोला जाता है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी कि तारांकित अल्प सूचना के प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब ये है कि तारांकित प्रश्न होते हैं, मतलब इन जो ये वाले जो प्रश्न है उनका जो उत्तर दिया जाए, जैसे कि हम लोग किसी से विपक्ष का जो पर्सन, मतलब विपक्ष में कोई पर्सन बैठा हो और वो पक्ष वाली सत्ता वाले जो मंत्री होते हैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मतलब इसका जो उत्तर देता है वो मौखिक देता है, और उसके बाद तथा इसके बाद जो है पूरक प्रश्न, मतलब इसका आंसर जो मौखिक देगा और उसके बाद जो है वो पूरक प्रश्न इसके बाद पूछना शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर अनस्टार्ट प्रश्न, मतलब अनस्टार्ट प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें जो है इसमें मौखिक ना देकर इसके अंदर जो है लिखित रिपोर्ट मांगी जाती है, मतलब लिखित रिपोर्ट के आधार पर है जो वो आंसर देना स्टार्ट करते हैं, और लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही बताते हैं कि क्या क्या कार्य किया है, परंतु इसके बाद जो है पूरक प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाते हैं इसके बाद में। और नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन का मतलब है कि जो कम से कम मतलब वो प्रश्न होते हैं जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, मतलब जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ध्यान रखना आप लोगों को, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिनको हिंदी में बोला था तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर हमेशा मौखिक दिया जाता है। दूसरा था अनस्टार्ट प्रश्न, इनका प्रश्नों का उत्तर जो दिया जाता है वो आपका लिखित में दिया जाता है, परंतु इन क्वेश्चन के बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु स्टार्ट के बाद पूरक प्रश्न हम लोग नहीं पूछ सकते। और शॉर्ट क्वेश्चन वाले, शॉर्ट नोटिस वाले, इसमें कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चनों में, और इनका उत्तर भी जो मांगा जाता है वो भी उत्तर भी इनका मौखिक दिया जाता है, इस आधार पर रहता है। तो यहाँ पर ये बात करते थे हम क्वेश्चन आर की, यानी कि शून्यकाल की। नेक्स्ट आता है मोशंस। मोशंस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मोशंस क्या होता है, प्रकार को हम देखेंगे। मोशंस होता है आपका प्रस्ताव। अब प्रस्ताव की बात करते हैं कि प्रस्ताव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कोई भी किसी मंत्री द्वारा किसी मामले पर लोक महत्व के किसी भी मामले पर पीठासीन अधिकारी की जो स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती, और उस आधार पर विभिन्न विषयों पर सदन जो अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति देता है या उसको मना कर देता है, तो उसके आधार पर संसद में जो है वो चर्चा होती है, सदस्यों द्वारा चर्चा होती है, तो उसके आधार पर ये 3 प्रकार के जो मोशन लाए जाते हैं। सबसे पहला है
सब्सटेंटिव मोशन, यानी कि जिसको बोला था महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ये जो मोशन है एक अपने आप में एक स्वतंत्र मोशन है, मतलब स्वतंत्र प्रस्ताव है, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ा सा, मतलब ये एक मोशन ऐसा है कि जिसमें राष्ट्रपति का जो आपका महाभियोग चलाना है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, या फिर और जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनके आधार पर कार्य करता है, मतलब उसके आधार पर इन सभी के बारे में इसमें डिस्कस की जाती है। मतलब एक तरह से फ्री होता है। और आपको पता है कि जैसे राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी है तो किसी सदन द्वारा मतलब 1/4 मेजोरिटी होना चाहिए, उसके बाद फिर 1/4 सदस्यों का होना जरूरी है, फिर उसके बाद जो है आपका मेजोरिटी वहाँ पर पास होगी, उसके आधार पर महाभियोग चलेगा। या दूसरे मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त है, उसको हटाना है तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं मेजोरिटी वगैरह का केस देखा जाएगा, मतलब उसको हटाना है या कौन हटाएगा, किसको अधिकार दिया गया हटाने। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो इसी के अंदर देखी जाती हैं। दूसरा आता है सब्सटेंटिव मोटिव, यानी कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। मतलब ये जो प्रस्ताव है वह मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। मतलब यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव है जो वो स्थगित हो जाता है। मूल प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी एक प्रकार का कोई प्रस्ताव है जो मतलब वहाँ की बेसिक चीज़ों से रिलेटेड है, उसके आधार पर ये लाया जाता है। अगर ये प्रस्ताव है जो सब्स्टिट्यूटिव मोशन अगर आ जाता है तो जो पहला वाला मूल है, जो बेसिक प्रपोजल जो रहता है, प्रस्ताव जो रहता है यानी कि मोशन रहता है, वो अपने आप ही स्थगित होता है, यानी कि अपने आप ही हट जाता है। और तीसरे की अगर बात करते हैं कि सब्सिडियरी मोशन बात करते हैं, पूरक प्रस्ताव, मतलब ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका मतलब स्वयं में भी कोई अर्थ नहीं होता है, और मतलब जिस सदन में तब तक पारित नहीं किया जाता जैसे कि मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो जाए। मतलब ये अपने आप में एक बेकार प्रस्ताव कह सकते, मतलब बेकार प्रस्ताव मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलता इस प्रस्ताव का। और इसके आधार पर भी इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले में एंसिलरी मोशन, दूसरा है सुपरसेंडिंग मोशन, तीसरा है अमेंडमेंट। मतलब पहला ये कहता है कि सहायक प्रस्ताव के आधार में इसमें निश्चित प्रक्रिया के रूप में जो विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उनका संपादन किया जाता है, मतलब किस तरीके से कार्य करने हैं, कार्य नहीं करने तो देखा जाता है। दूसरा है सुपर सेंडिंग, मतलब इसमें एक जो वाद विवाद के दौरान किसी मामले के संबंध में लाया जाता है। और तीसरा है आपका अमेंडमेंट, यानी कि ये है जो किसी भी भाग को परिवर्तित या उसका स्थान का मतलब किसी प्रकार को कोई परिवर्तन करना है, चेंज करना है, उस आधार पर इसको लाया जाता है। मतलब इस वाले जो मोशन है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिविलेज मोशन। कुछ मोशंस और दिए गए हैं जिनके आधार पर देखा गया। सबसे पहला मोशन है आपका प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन को देखा जाता है कि इसको कहा जाता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। मतलब ये जो विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार की बात ये करते हैं कि किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं। और विशेषाधिकार मतलब ये है कि विशेषाधिकार का मतलब ये है कि कुछ ऐसे अधिकार जो सभी पर्सन को नहीं मिलते। जैसे कि राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, प्रधानमंत्री को, परंतु एक नॉर्मल पर्सन है उसको कोई भी विशेष अधिकार नहीं प्रोवाइड करना। अगर देखते हैं कि यदि किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, मतलब किसी मंत्री को जो अधिकार दिए गए हैं और उसको अगर उन अधिकारों का उल्लंघन कर देता है तो मतलब उनके उल्लंघन हो जाता है या कर दिया जाता है, तो उसके आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है और जब सदस्य यह महसूस करता है कि जो मतलब जिस आधार पर लाया जाए उसके रिलेटेड जो उसके एविडेंस है, मतलब सही एविडेंस को वो प्रकट कर नहीं कर रहा या गलत सूचना देकर मंत्री ये जो है सदन के एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया, तो उस आधार पर इसको लाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य रहता है वो कहीं ना कहीं संबंधित मंत्री के जो मतलब जो उससे रिलेटेड मंत्री रहता है उसकी कहीं ना कहीं निंदा करना होता है, मतलब उसकी आलोचना करना होता है कि अपने जो कार्य हैं, मतलब अपने जो विषय अधिकार दिए गए उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहा और अपने कार्यों का मतलब ये जो है वो अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस आधार पर उसके आधार पर लाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, यानी कि जिसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बोला गया था। ये जो प्रस्ताव है सदन का कोई भी सदन या सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम मतलब पहली अनुमति दी गई है किसी मंत्री का ध्यान मतलब आकर्षित करने के लिए लोक महत्व के किसी मामले पर करने के लिए लाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर इसको देखें तो शून्यकाल की तरह ही होता है, मतलब शून्यकाल की तरह ही, मतलब इसको भी भारत के अंदर ही इसकी जन्म हुआ था, मतलब भारत में ही इसका मतलब इसको कहीं से लिया नहीं है, भारत में ही इसका जन्म हुआ था। और बात करते हैं तो सन 1954 से ये जो है वो अस्तित्व में आया था, मतलब 1954 से इस प्रस्ताव को हम लोगों ने जाना था। नेक्स्ट आता है कि इसमें एडजॉर्नमेंट मोशन की अगर बात करते हैं तो ये होता है स्थगन प्रस्ताव। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्थगन प्रस्ताव के बारे में बताया था, एडजॉर्नमेंट के बारे में। मतलब एक ऐसा प्रस्ताव जो कि
लाया तो जा रहा है, मतलब किसी भी मतलब कोई भी विलंब किए बिना लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए लाया गया है, और इसके लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 जो सदस्यों का समर्थन है वो आवश्यक होता है। और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, और सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। सदन का कोई भी सदस्य है, सदन का मतलब बात कर रहे हैं कि दोनों में से लोकसभा और राज्यसभा का जो भी सदन है उसका जो भी सदस्य है वो इस प्रस्ताव को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। और इस पे कम से कम जो 2.5 घंटे से कम की, मतलब जिस प्रस्ताव 2.5 घंटे से कम की चर्चा, 2.5 घंटे से कम की नहीं होती, मतलब जो चर्चा है वो नहीं होती, और इसके आधार पर इसको लाया जाता है। और कहीं ना कहीं इसको कुछ ऐसे कार्यों के लिए या ऐसे मुद्दों के लिए उठाया जाता है कि जो कि लोग निश्चित या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या मतलब लोक महत्व से रिलेटेड हो, और इसको कहीं ना कहीं एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। तो मतलब इस प्रस्ताव का जो भी कहीं ना कहीं रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी आप लोगों को मैंने पीछे दिखाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन के बारे में डिफरेंस करने के लिए बार बताओ, तो इसको डिफरेंस को हम अभी देखेंगे लास्ट में थोड़ा सा आगे चल के। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव ये है कि ये जो प्रस्ताव होता है वो मंत्रियों के खिलाफ लाया जाए। मतलब जैसे कि लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा है, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वर्क कर रही है। अगर किसी भी एक व्यक्ति के, उनके खिलाफ, मंत्री के खिलाफ अगर कई भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो मतलब पूरी जो लोकसभा है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, यानी कि विघटित हो जाएगी। तो उस आधार पर ये लोक प्रस्ताव लाया जाता है। अब जब संविधान की बात करें तो आर्टिकल 75 में जो कहा है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसके सदन में बहुमत प्राप्त है, और अगर उसको बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वो सारी की सारी सत्ता क्या है वो खत्म हो जाएगी। और अगर मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है तो इसको मतलब हटाने के लिए, मतलब इसके प्रस्ताव को जो समर्थन है उसमें कम से कम 50 सदस्यों की जो सहमति है वो अनिवार्य होती है। अगर वो एक बार ये जो लोकसभा है वो भंग हो गई या अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हट जाते हैं तो कहीं ना दोबारा से फिर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। मतलब इसमें आधार पर फिर जो पोस्ट हैं वो सभी के सभी पोस्ट है, मतलब सभी के मंत्री जो है हट जाते हैं, और उसके आधार पर दोबारा से लोकसभा का इलेक्शन का मतलब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर है जो वहाँ पर चुना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसर मोशन। सेंसर मोशन को कहा गया है निंदा प्रस्ताव। निंदा का मतलब ये बताया गया है कि ये जो निंदा प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, मतलब इसके आधार पर किसी की आलोचना की जाती है। इसके बारे में हम लोग वहाँ पर फिगर में ही डिस्कस करेंगे क्या है। नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव को अगर बात करते हैं मतलब प्रत्येक आम चुनाव से पहले, जो कि आम चुनाव होता है उसके आम चुनाव के पहले सत्र या वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति जो है वो सदन को संबोधित करता है, मतलब सदन के बारे में सदन को बताता है। और अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों या योजना उनके बारे में बताता है, और उनके बारे में बताता है या उनका खाका खींचता है तो ये बताता है कि किस तरीके से हुआ गया। और राष्ट्रपति का मतलब यहाँ राष्ट्रपति जो है यहाँ पर जो भाषण दे रहा है, मतलब इस जगह जो संबोधन दे रहा है वो ब्रिटेन के राजा का जो भाषण है वहाँ से लिया गया। इसको ध्यान रख लेना कि ब्रिटेन के जो राजा हैं वहाँ के भाषण से लिया गया है। और इसमें दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है कि इसी मतलब इसी दोनों सदनों में इसी पर चर्चा होती है, इसी प्रस्ताव को जो है धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब बहस के बाद जो है वो प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। मत विभाजन का मतलब ये है कि दोनों की जो है वो राय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें जो राष्ट्रपति है वो मतलब कि जो भाषण देता है या सदस्यों से रिलेटेड जो भाषण देता है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी अगर विवाद हो या फिर जो सरकार है उसकी कोई त्रुटियां हो, कमियां हो, उनके आधार पर जो प्रशासन की आलोचना का अवसर है जो उपलब्ध कराता है। मतलब अगर कोई कमियां वगैरह उनके बारे में बताइए, उसके आधार पर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसके आधार पर जो है वो रिजल्ट प्रस्तुत करवाता है। नेक्स्ट आता है नो डे यट नेम्ड मोशन, यानी कि जिसको कहा गया अनियत दिवस कहा गया है। और मतलब अनियत दिवस के आधार पर यह कहा गया है कि मतलब ये एक ऐसी चर्चा होती है या ऐसा प्रस्ताव है जिसका अध्यक्ष जो चर्चा के लिए बिना तिथि के निर्धारित किए रखता है, मतलब इसकी कोई तिथि नहीं देता और जब मन करता है उसको बता देगा। मतलब अध्यक्ष जो है सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्री समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय निकालता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया जाता है पर्टिकुलर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने लास्ट में बताया था कि एक एडजोर्नमेंट बताया था और एक एडजोर्नमेंट साइड एरे बताया था, जिसमें ये बताया था कि एक में तो एडजॉर्नमेंट वाले मतलब एक टाइम पीरियड दे रहा है कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद मिलेंगे, परंतु साइड एरे वाले में बताया गया था कि मतलब उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं किया जाता था कितने दिन बाद हम लोगों को मिलना, मतलब मीटिंग के लिए मिलना। तो उस आधार पर इसमें जो है कि टाइम फिक्स करने का कोई बताया नहीं, मतलब टाइम फिक्स करने का जो अधिकार दिया गया था वो उन्हीं को, मतलब ये है कि वो पहले ही सभी से बातचीत करा के उसके आधार पर वो जो है टाइम सेट वगैरह कर देते हैं और उसके आधार पर फिर मीटिंग वगैरह होनी होती है उनकी। नेक्स्ट आता है आपका
क्लोजर ऑफ मोशन से देखने से पहले हम लोग जो है उसमें आप लोगों का जो इसमें सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सेंसर मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन है। सेंसर मोशन का आप लोगों को बताया गया कि सरकार इसमें जो है निंदा प्रस्ताव और नो कॉन्फिडेंस मोशन है जिसको अविश्वास प्रस्ताव कहेगा। मतलब इसे देखिए कि इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्टेशन इन द लोकसभा। मतलब लोकसभा में से स्वीकार करने का कारण बताने अनिवार्य है। मतलब लोकसभा अगर इसे स्वीकार कर रहा है तो उसको कारण बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि क्यों इसको स्वीकार किया जा रहा है। मतलब निंदा की जा रही है, मतलब किसी की आलोचना की जा रही है और इसके आधार पर जब आलोचना की जाए तो उसके आधार पर बताना गया भाई कारण क्या है कि आप लोग इस प्रकार तरीके से उसकी आलोचना जो है वो कर रहे हो। नेक्स्ट आता है इट नीडेड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन लोकसभा। मतलब इसको लोकसभा में स्वीकार करने का कारण जो बताना वो आवश्यक नहीं है। मतलब नो कॉन्फिडेंस कि अविश्वास प्रस्ताव भाई आपके मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और इस वजह से आपकी जो सभा है वो विघटित की जाती है, मतलब खत्म होती है, तो इसमें आधार पर इसको कारण बताना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के, एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के जो है विरुद्ध लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव, परंतु ये जो है सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर मंत्री या मंत्रियों का समूह शामिल होगा, मतलब एक पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मंत्री सब परिषद होती है पूरी पूरी जो लोग प्रधानमंत्री के जो नीचे अंडर में काम करती है, मतलब इनके खिलाफ पूरे खिलाफ लाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो है कि इट मूव्ड फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। मतलब ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए जाता है। मतलब कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलना होता है तो विपक्ष के आधार पर वो निंदा करते हैं कि आपने ये स्कीम लॉन्च की थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है या पैसे की बर्बादी करते, तो उस आधार पर मतलब कुछ ऐसी नीतियों कार्यों के खिलाफ लाया जाता है। परंतु अगर ये बात करें कि इट इज मूव्ड फ्रॉम द असर्टिंग द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। मतलब लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद का जो विश्वास है उसके आधार पर इसको लाया जाता है। मतलब लाने का तो मतलब विश्वास है कि मतलब जो लोकसभा के जो मंत्री है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब उसको पूरे को जो है विश्वास बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट कहता है इफ इट इज पास इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। ये कहती है कि यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। सेंसर मोशन है, निंदा प्रस्ताव है, तो क्या हुआ, आलोचना ही तो करी जा रही है किसी व्यक्ति की, परंतु इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। परंतु इसमें यह है कि अगर ये पास हो जाता है, इफ इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। और ये क्या अविश्वास प्रस्ताव ये है कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो उस आधार पर कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि त्यागपत्र देने के मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, मेजोरिटी नहीं रहती है तो उस आधार पर जो है उसको हटाना ज़्यादा अनिवार्य कर दिया जाना। मतलब यह है कि पूरी तरीके से वो जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोजर ऑफ मोशन। क्लोजर ऑफ मोशंस की अगर बात करते हैं तो ये भी जो है हमारा क्लोजर ऑफ मोशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला गया है हमारा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का मतलब ये है कि ये जो प्रस्ताव है किसी सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार के जो वाद विवाद होते हैं उसको समाप्त करने के लिए लाया जाता है। और मतलब ये अगर ये प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं अगर इस प्रस्ताव के जो स्वीकृति मिल जाती है सदन के अंदर तो वाद विवाद को रोक कर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। मतलब मतदान के लिए किस तरीके से मतदान इसमें दे रहा है। और इसमें भी 4 तरीके की बातें करती है, 4 तरीके की बातें की, जैसे कि सिंपल क्लोजर है, दूसरा है क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट, तीसरा है कंगारू क्लोजर और चौथा है गिलोटिन क्लोजर। सबसे पहले बात करते हैं कि साधारण कटौती। साधारण कटौती मतलब ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसमें किसी सदस्य की ओर से तो रखा जाता है और इस पे मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए मतलब एक ऐसा प्रस्ताव जिसपे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि जैसे एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन का जैसे कि आप लोगों ने दे रखा हो आर्टिकल 21 दे रखा, हम लोगों ने 21A दे रखा आर्टिकल। तो एजुकेशन की अगर बात करते हैं कि भाई एजुकेशन है वो छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन जो फ्री प्रोवाइड करवानी चाहिए या कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे बच्चे जो एजुकेशन लेने के लिए स्कूल भागें। मतलब ये है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए उनको कुछ ऐसा बताया जाए, तो उस आधार पर ये कि चर्चा जो है वो होती है, मतलब पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, सिर्फ इसके मतदान के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट यानी कि घटकों में कटौती। इन मामले में जो है किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। मतलब पहले की जो चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है और वाद विवाद में इस भाग पर जो पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है। मतलब पूर्ण के रूप में चर्चा करते हैं संपूर्ण भाग को मतदान के लिए, मतलब इस पे चर्चा होना अभी बाकी है, चर्चा होने के बाद इसको मतदान के लिए रखा जाएगा। मतलब इस पे अभी कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है।
नेक्स्ट आता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर का मतलब ये कहता है कि इसमें केवल जो मेन टॉपिक्स रहते हैं उन्हीं मेन टॉपिक्स पर बहस और मतदान होता है, और जो मेन टॉपिक्स नहीं रहते हैं मतलब उनको छोड़ दिया जाता है, और मतलब छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित भी मान लिया जाता है। मतलब कुछ टॉपिक्स पे ही डिस्कशन की जाती है, बाकी के टॉपिक्स को छोड़ दिया जाता है और उस टॉपिक्स को कहते हैं कि हाँ ठीक है, इनको भी इन्हीं के साथ जो है वो अप्रूवल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोटिन क्लोजर। ग्लोटिन क्लोजर का मतलब ये है कि ये जो विधेयक या किसी संकल्प जो होता है किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती, उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। मतलब इस पे किसी प्रकार की कोई चर्चा तो हो नहीं पाती है, और मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का जो प्रस्ताव रखा जाता है। मतलब कि इसके आधार पर इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ही हम लोग इस पर कुछ रिजल्ट निकालेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद जो है उसकी संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक किस तरीके से होती है और या कौन इसकी अध्यक्षता करता है उस बारे में बात करेंगे। संयुक्त बैठक, देखिए संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है, मान लीजिए कोई एक पर्सन, मतलब कोई भी एक सदन जो है वो किसी बिल को आने नहीं दे रहा है, मान लीजिए एक ने पास कर दिया, दूसरा नहीं आने दे रहा है, दूसरे ने पास कर दिया, पहला नहीं आने देता, तो उस आधार पर इनको समझाने बुझाने के लिए मतलब दोनों कमेटियों को इकट्ठा बिठाया जाता है, जिसके आधार पर रिजल्ट निकलता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया अगर या तो मान जाइए, अगर नहीं मानते तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, या तो घी जो है वो सीधा निकल जाए, सीधा नहीं निकल तो भैया उंगली हमें घुमानी ही पड़ेगी निकालने के लिए। तो उस आधार पर हम इसमें बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जो शामिल किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, जिसमें प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर प्रोवाइड किया गया है, और इसको प्रोवाइड करने का आधार यही है कि रिजॉल्व डेडलॉक, मतलब किसी प्रकार का अगर कोई भी असाधारण व्यवस्था की गई है उसके आधार पर इसको मतलब इसके आधार पर आधार व्यवस्था की गई है, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए जो वो बुलाने का अधिकार दिया गया है। अब बुलाने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, मतलब यदि विधेयक को दूसरे सदन पर अस्वीकृत कर दिया जाए, मतलब देखिए दोनों तरह का, मान लीजिए एक तरीके से बिल गया है दूसरे सदन, पहले ने पास कर दिया दूसरे ने मना कर दिया, या पहले ने मना कर दिया दूसरे ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा ने मना कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा ने मना कर दिया, तो उस आधार पर भी अगर ये बात होती है तो उस आधार पर भी हम लोग इसमें जो ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। दूसरा है कि इफ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्री एज टू द अमेंडमेंट टू द मेड फॉर द बिल, मतलब यदि सदन जो है विधेयक में संशोधनों को मानने से असहमत हो, मतलब किसी प्रकार का अगर हम संशोधन कर रहे हैं उन संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उस आधार पर भी हम संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान रख सकते हैं। दूसरा ये कहता है कि इफ मोर देन 6 मंथ हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल, मतलब 6 महीने से अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पास किए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और वो पास नहीं कर रहा है, तो उस आधार पर भी हम लोग है जो वो जो है ज्वाइंट सेशन वाला जो है कार्यक्रम अपना सकते हैं। मतलब या तो वो पास कर दे, पास करने का आधार पर नहीं पास करता है तो उस आधार पर हम लोग इसको बुला सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा ट्रिपल तलाक वाला केस था, उसमें कहीं ना कहीं एक ने सदन ने पास कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तो उस आधार पर उसमें भी जो है वो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान रखा गया था। तो ये भी है जो कि अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कई बार वो जो है संयुक्त बैठक को बुलाया गया है, तो उसमें आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाँ हम लोगों ने संयुक्त बैठक भी कई बार बुलाई है। तो इसमें बताया गया है कि इन द अबव 3 सिचुएशन, इन 3 स्थितियों से, इन 3 परिस्थितियों से विधेयक को निपटाने में चर्चा करने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट कैन समन बोथ, मतलब प्रेसिडेंट बुला सकता है, मतलब राष्ट्रपति जो दोनों सदनों के संसदों को बैठक जो वो बुला सकता है। और बैठक को बुलाने का अधिकार जैसे कि ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल या फिर नोट टू मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब ये कहता है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में जो बुलाई जा सकती है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये कहते हैं कि अगर धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां है जो लोकसभा को है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में विधेयक को जो दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जैसे कि बिल्स की बात करें, कौन कौन से बिल्स आते हैं, पहला बिल्स आता है आपका ऑर्डिनरी बिल है, दूसरा है मनी बिल है, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, चौथा है फाइनेंशियल बिल है। और आपको पता ही है मनी बिल है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने डिस्कस करा था कि मनी बिल को मतलब कोई सिर्फ लोकसभा को ही अधिकार दिया गया है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसका अधिकार सिर्फ लोकसभा को दिया गया, वही बता सकता है कि कौन सा बिल मनी बिल है नहीं है। फिर ऑर्डिनरी बिल है अध्यादेश जारी करना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है मतलब किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, जोड़ना है, घटाना है। या फिर फाइनेंशियल बिल है मतलब वित्त से आधार संबंधित जो बिल हैं उनके आधार पर। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है, इन दिस कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 1/10,
यानी कि ज्वाइंट सीटिंग जब बुलाई जाती है कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टू हाउस, यानी कि दोनों के हाउसों के टोटल नंबर्स की बात कर रहा है। आपको पता है दोनों हाउसों में टोटल नंबर्स की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल मैक्सिमम, कितने, सही 552। और अगर इस समय अगर हम बात करते हैं तो 545 सदस्य हमारे इस समय जो हैं वो हैं। अगर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 250 होते हैं, परंतु इस समय एट प्रेजेंट में जो वर्किंग है हमारे वो 245 है। यानी कि अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है तो ये बनते हैं कि 790, यानी कि इसका अगर 10% करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो 80% के आसपास अगर हम लिखते हैं तो मतलब 80% जो है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 80% जो है उसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ दी हाउस टू हाउस, मतलब दोनों सदनों के जो उसके मतलब 10% सदस्य हैं जो वो होने बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और दोनों सदनों कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। और देखिए संयुक्त बैठक की जो कार्रवाई जॉइंट सिटिंग गवर्न बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट जो राज्यसभा, मतलब जो है कि संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही है लोकसभा के अनुसार चलती है, ना कि राज्यसभा के नियम। और आपको पता है जब ज्वाइंट सेशन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कॉल द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की संसद की जो संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार तो दिया गया है, वो किसको दिया गया, पार्लियामेंट को, वो सॉरी प्रेसिडेंट को दिया गया है, परंतु उसका जो अध्यक्षता रहती है उसका अध्यक्षता करने का काम किसको दिया गया है, स्पीकर को, मतलब स्पीकर है जो उसकी अध्यक्षता करता है। When bill is dispute pass the majority of the total number member of both the house present and voting in the joint sitting, मतलब ये है कि इसमें जो विधेयक को संयुक्त बैठक में दोनों सदनों को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है। और यह मान लिया जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने क्या कर दिया है, वो पारित कर दिया है। और लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विद द बेटर इन द ज्वाइंट सिटिंग, और इस संबंध में अगर बात करी जाए तो इसमें कहते हैं कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण भी इस संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति जो है ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बड़े भैया लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं और राज्यसभा के अंदर कितने हैं, 245। अगर लोकसभा के अंदर भी ज़्यादा सदस्य हों तो ये कहते हैं कि लोकसभा ने जो कह दिया है उसी आधार पर उसी की बात जो है वो मानी जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस एंड द डिप्टी स्पीकर इन एब्सेंस। यहाँ पर मैंने बताया कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसी को ही दिया गया है कि वो उसकी अध्यक्षता करेगा, और अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर है उसके एब्सेंस में वो देखेगा। इफ द स्पीकर आल्सो एब्सेंट, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, वो नहीं है, तो उस आधार पर डिप्टी चेयरमैन देखेगा राज्यसभा का। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कहा है डिप्टी चेयरमैन, यहाँ पर हम लोग चेयरमैन भी तो कह सकते थे राज्यसभा, चेयरमैन क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो ज्वाइंट सेशन की क्या करे, अध्यक्षता करे। इफ ही ऑल्सो एब्सेंट सच अदर पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट एट द ज्वाइंट वोटिंग प्रेसाइड ओवर द मीटिंग। अगर यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होता है तो उसके जो पर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ज्वाइंट सीटिंग के जो मेंबर्स होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नियुक्त कर सकते हैं जिसके आधार पर वो व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्षता कर सकता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चेयरपर्सन को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि चेयरपर्सन जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट को मतलब किसी भी सदन का सदस्य उसको नहीं काउंट किया जा सकता, इस वजह से यहाँ पर वो है इसकी अध्यक्षता नहीं करता है, और अध्यक्षता नहीं करता इस वजह से उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। और इट इज क्लियर दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रेसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो बात मैंने भी बात है, क्योंकि उसको इस वजह शामिल नहीं करते क्योंकि वो किसी भी संसद के किसी भी सदन का जो है वो मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर सुमित्रा महाजन जी को बताया गया कि यहाँ पर सुमित्रा महाजन जी हैं, सुमित्रा महाजन के बाद अगर वो उनके एब्सेंस रही तो एम जो थम्बे दुरई हैं जो कि हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं लोकसभा के, वो रहेंगे। अगर ये नहीं है तो हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं कौन से, राज्यसभा के पीजे कुरियन साहब, ये रहेंगे। तो इस आधार पर इनको बताया गया है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन की। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि एक्सेप्शंस की इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेड दैट आर ज्वाइंट सीटिंग, कि जो संविधान में उपबंध दिया गया है कि संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन जो है केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जाता। वो कौन कौन सी परिस्थिति है कि वह संशोधन ये नहीं है कि जिनके बारे में दोनों सदन जो अंतिम निर्णय ना लेने पाए, उसके आधार में मान लीजिए कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता तो उसके आधार पर जो है वो संशोधन
मतलब संशोधन नहीं किया, मतलब जो है संशोधन केवल दो परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता, मतलब इसके आधार पर दो संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरा है कि वे संशोधन विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों के अनिवार्य हो गए कि दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन पास द, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो कि मतलब बिल है जो डिले हो गए हैं, जिनके आधार पर रिजल्ट निकलना अभी नहीं है, तो उस आधार पर भी हम लोग हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सी 1950 मतलब 1950 से दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया था। 3 बार में से सबसे पहला बार बुलाया गया था डॉवरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, जो हमारा दहेज प्रथा का वाला केस चला था, मतलब दहेज प्रतिषेध विधेयक, मतलब दहेज लेना देना जो है वो गैरकानूनी है। नेक्स्ट आता है कि बैंकिंग सर्विस कमीशन, यानी कि बैंकिंग में जो रिपील वाली बात की गई थी, बिल 1977 का आ गया था। और नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000, यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक विधेयक को पास करना। तो इस आधार पर इन सभी चीज़ों को जो है वो शामिल किया गया था। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन।